तो अब हम काफी इंटरेस्टिंग और बहुत सिंपल सी बातें डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी। लॉजिक बेस्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे आज हम। ना कोई फॉर्मूला यूज करेंगे, ना कोई फंडा यूज करेंगे, सिंपल लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। तो गाइस, जो एप्टीट्यूड के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग मिसेलिनियस या स्पेशल क्वेश्चंस छोड़ के बाकी के जो क्वेश्चन है उसको 4 वेराइटी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज कॉइन्स, मतलब हेड्स और टेल्स के क्वेश्चंस, फिर डाइस, बैग्स एंड बॉल्स एंड कार्ड्स। ओके, तो ये 4 वेराइटी की आज हम लोग बात करेंगे, कॉइन्स, डाइस, बैग्स एंड बॉल्स एंड कार्ड्स। ओके, तो कॉइन्स की अगर बात करें, वी हैव ऑलरेडी सीन कॉइन्स में क्या होता है, इट इज अ बाइनरी सिलेक्शन, राइट। बट अगर मुझे पता भी नहीं है कि बाइनरी सिलेक्शन क्या होता है, आई डोंट इवन नो बायनोमियल थियरम ऑल्सो, तब भी मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। कैसे? जस्ट बाय लिस्टिंग द टोटल पॉसिबल आउटकम्स। कौन कौन से आउटकम पॉसिबल है इसको लिस्ट किया तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये अभी हम प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। Okay, so let us go for question number 1 and let us list all the cases of toss. Two coins are tossed. Find the probability of getting. और फिर 5 क्वेश्चन है इसके अंदर। तो 2 coins are tossed. तो कौन से पॉसिबल आउटकम्स होंगे? टोटल 4 आउटकम्स पॉसिबल है। अगर 2 टॉस हम लोग करें, so we have 4 possible outcomes. 2 coins are tossed, both heads and tails, tails and head, and both tails. Okay, these are 4 possible outcomes. तो इसमें से पहले क्वेश्चन में हमको पूछा गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स। तो बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी क्या होती है गाइस? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू डिजायर्ड और फेवरेबल आउटकम्स, डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। ओके, डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस। सो व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स? डिजायर्ड केस 1 एंड टोटल पॉसिबल केसेस 4, राइट। 1/4 विल बी द आंसर। तो ऐसे कॉइन्स के जो क्वेश्चन है गेट में, ज्यादा से ज्यादा 4 कॉइन्स या 4 टॉसेस तक आपको पूछा जाता है। तो यू कैन ऑलवेज सॉल्व देम बाय लिस्टिंग द टोटल केसेस। अगर 3 टॉस है तो 8 केस, उसको लिस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर 4 टॉस है तो 16 केस, उसको भी आप 1 मिनट के अंदर अंदर लिस्ट कर सकते हो, सारे के सारे केसेस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन 2 में था 1 हेड एंड 1 टेल इज रिक्वायर्ड। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1 हेड एंड 1 टेल। तो HT एंड TH बोथ विल बी अवर डिजायर्ड केसेस। तो 1 हेड एंड 1 टेल में हो जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, ठीक है ना। थर्ड में हमको पूछा गया है एटलीस्ट 1 हेड। थर्ड में हमको पूछा है एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम 1 हेड चाहिए। तो this and this 3 outcomes will be our desired outcomes. So 3/4, at least 1 head, मतलब कम से कम एक बार हेड चाहिए। फोर्थ में पूछा है नो हेड एट ऑल। ओके, फोर्थ में पूछा है नो हेड, तो मतलब बोथ आर टेल्स, एक भी हेड नहीं है। So that will be also 1/4, ठीक है। एग्जैक्टली 1 हेड, एग्जैक्टली 1 हेड में फिर से HT या TH, एग्जैक्टली 1 हेड इज रिक्वायर्ड। सो इसमें 1 सेकेंड विल बी हैविंग 1/2 प्रोबेबिलिटी। सबको समझ में आई है? 2 हेड्स, 1 हेड 1 टेल, एटलीस्ट 1 हेड, नो हेड एंड एग्जैक्टली 1 हेड। 3 coins are tossed simultaneously. Find the probability of getting at least 1 tail. तो 3 कॉइन्स टॉस किए तो उसके पहले नंबर ऑफ केसेस लिस्ट कर। 3 कॉइन्स अगर हमने लगाए, एटलीस्ट 1 टेल चाहिए।
नंबर ऑफ केसेस लिस्ट करेंगे। एट केसेस होने चाहिए, 2⁵3। एटलीस्ट वन हेड इज रिक्वायर्ड। Desired 7 cases, total cases 8. 7/8 will be the answer. कितना सिंपल है ना? सेवन बाय एट। सिंगल थ्रो ऑफ 2 डाइस, मतलब 2 डाइस थ्रो किए तो टोटल 10 आना चाहिए। तो टोटल 10 आने के लिए कौन कौन से आउटकम पॉसिबल होते हैं वो हम लिखेंगे। दो डाइस है तो टोटल 10 आने के लिए 6 4 4 6 एंड 5 5। 5 5 कैन नॉट बी रिपीटेड, वो सेम ही हो जाएगा। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, इसमें करेगा। समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? 6 4 4 6 एंड 5 5। तो टोटल 10 आने के लिए डिजायरेबल केसेस 3 एंड टोटल पॉसिबल केसेस आर 36। हम 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं तो टोटल पॉसिबल केसेस आर 36। इसमें 1 2 3 4 5 6 और इसमें 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे 6 into 6 टोटल 36 combinations are possible, right? So total cases 36, desired cases 3. Probability will be 1/12 for getting sum of 10, total of 10. तो डाइस में बहुत ही सिंपल है, जितने थ्रो कर रहे हैं उसका सारा कॉम्बिनेशन जो है रिक्वायर्ड वो बनाने पड़ेंगे। दैट्स इट, वेरी सिंपल। देखो, और सम ग्रेटर देन 9, मतलब मुझे 10 11 या 12 चाहिए। सम ग्रेटर देन 9, 10 11 या 12। तो 10 के लिए 3 केसेस हमको पता है। सम ग्रेटर देन 9 इज रिक्वायर्ड। 10 के लिए 3 केसेस पता है हमको। 11 के और 12 के केस एनालिस्ट करो और मुझे बताओ व्हाट विल बी द आंसर। इलेवन के लिए क्या होगा? 5 6 एंड 6 5, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। 12 के लिए ओनली 6 6। तो मुझे क्या चाहिए? 10 और का मतलब प्लस, और 11 और 12 ग्रेटर देन 9 आना चाहिए। सो 10 आएगा और 11 और इंग्लिश वाला और 10 और 11 और 12, दैट विल बी द आउट। Okay, so here I get 6/36. That is 1/6. Okay. C में क्या चाहिए? टोटल ऑफ 9 और 11। 9 और 11। तो यहां पे क्या होगा? 11 के लिए तो हमें पता है 2 आउटकम। 9 के लिए 6 3 3 6 4 5 5 4। ओके, सो 11 के लिए 2, 9 के लिए 4 आउटकम पॉसिबल। सो 11 और 9, आंसर इज 1/6। आंसर इज 1/6। डी में हमको पूछा है चांसेस ऑफ गेटिंग अ डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट। डबलेट का मतलब होता है 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। डबलेट का मतलब होता है दोनों में 1, दोनों में 2 3 4 5 या 6, दोनों में सेम डिजिट आना चाहिए। तो ऐसे केसेस हो गए 6 और टोटल केसेस है 36।
इसमें भी आंसर है 1/6। आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स एडवांस, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 4, 5, 6, 7 ये 4 डाइस के क्वेश्चन है, आप ट्राई करो ये क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म करो जरा। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 स्टार्ट विद दिस। और में क्या है, सम 8 या 9 नहीं होना चाहिए, तो 8 या 9 होने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, करो। नाइन के पॉसिबल केसेस 4 है, वो हमको पता है। 8 के लिए कितने हैं? 5 केसेस है 8 के लिए। सो 8 या 9 आने की प्रोबेबिलिटी विल बी 1/4। तो हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, 8 या 9 नहीं आना चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बन जाती है 1 - 1/4, विच इज 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी कि 8 या 9 नहीं आएगा। In a single throw of 2 dice, find the probability that their sum is multiple of 3 or 5। मल्टीपल ऑफ 3 और 5 उसका लिस्ट बनाओ पहले, कौन कौन से चाहिए। मल्टीपल ऑफ 3 और 5, मल्टीपल ऑफ 3 और 5 मतलब 3, 6, 9, 12, 5 and 10। ओके, इन सब के लिए कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, आप लिस्ट बनाओ। 1, 2, 2, 1। नाइनटीन बाय 36 आंसर आना चाहिए। सबके रिस्पेक्टिव केसेस ही मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। 19/36 शुड बी योर आंसर, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 2 dice are thrown, find the probability that the sum of the numbers obtained is 10 or their product is greater or equal to 25 or both the things are happening। sum 10 होना चाहिए या प्रोडक्ट 25 से ग्रेटर और इक्वल टू, या फिर दोनों चीजें होनी चाहिए। तो इसका लिस्ट बनाएंगे बस। सम 10 होने के लिए 3 केसेस हमको ऑलरेडी पता है, हमने 3 क्वेश्चन में कर लिए। ओके, प्रोडक्ट ग्रेटर और इक्वल टू 25, इसके लिए क्या क्या चाहिए, 5, 5, 6, 5, 5, 6 और 6, 6। 6, 4 में प्रोडक्ट 24 होता है, तो उससे ज्यादा चाहिए हमको, राइट। तो गाइस यहां पे व्हाट विल हैपन ओवर हियर, ये 5, 5 को हम 2 बार नहीं ले सकते, ये ओवरलैप हो रहा है, राइट।
हमें और चाहिए, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं, ऐसा केस चाहिए। सो हम 1 2 3 4 5 6 7 केस नहीं लेंगे, दिस इज रिपीटेड, तो इसको एक ही बार कंसिडर करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 6/36, 1/6 विल बी द आंसर। समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही चीज पे यहाँ पे ध्यान देना है, बाकी सब तो हमको पता है। अगर रिपीट हो रहा है और में पूछा है तो 2 बार थोड़ी लेंगे हम लोग, नहीं ले सकते 2 बार। ओके, सो वी विल हैव टू कंसिडर इट ओनली वंस। 150 dice are thrown. How many are expected to fall 5? 150 dice are thrown. How many are expected to fall 5? मतलब अगर 150 डाइस को थ्रो किया तो कितने में 5 आएगा टेंटेटिवली, एक्सपेक्टेड टू फॉल 5। एक थ्रो में 5 आने की प्रोबेबिलिटी है 1/6 और हमने की है 150 थ्रो, सो दैट इज 25। ओके, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल, बट कभी कभी क्या हो जाता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी यही सोच रहे हैं ना, तो हमें लगता है आंसर 0 और 1 के बीच में आना चाहिए, बट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं पूछी है। यहाँ पे हमको पूछा है कि कितने डाइस में 5 आने की संभावना है। संभावना कितनी है वो नहीं पूछा, ठीक है, कितने डाइस में 5 आ सकता है, एक्सपेक्टेड टू फॉल 5 नहीं, कुछ भी होता तो भी इतना ही आंसर आता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हर 6 थ्रो में एक बार 5 आना चाहिए स्टैटिस्टिकली, तो मतलब 150 थ्रो में 25 टाइम्स 5 आएगा। हम बात करेंगे बैग्स एंड बॉल्स और उसके बाद बात करेंगे कार्ड्स की, ठीक है। तो दोस्तों, बैग्स एंड बॉल्स अगर इसके बारे में प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो आई हैव टू जस्ट कीप इन माइंड जस्ट वन थिंग, वी हैव टू फिगर आउट कि जितने भी बॉल्स जो निकाले गए हैं बैग के अंदर से, उनको वन आफ्टर अनदर निकाला गया है या साथ में उनको रिमूव किया गया है, वन थिंग। सेकेंड थिंग, अगर वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक अगर वो बॉल्स को निकाला गया है तो क्या रिप्लेसमेंट करके निकाला गया है या विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, अगर एक बैग में 7 बॉल्स आर देयर, ओके, और उसमें से एक निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी होने वाली है 1/7। अब अगर दूसरा निकालेंगे तो नाउ द प्रोबेबिलिटी विल बी 1/6, है कि नहीं, राइट। बट अगर पहला वाला वापिस रख दिया और फिर से निकाला तो देन अगेन प्रोबेबिलिटी विल बी 1/7। समझ में आ रहा है? तो मतलब विथ रिप्लेसमेंट एंड विदाउट रिप्लेसमेंट, इसमें टोटल नंबर ऑफ बॉल्स चेंज हो जाएंगे, इतना हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अदरवाइज एवरीथिंग इज जस्ट कॉमन सेंस और आप बहुत आराम से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, a bag contains 8 red and 5 blue balls. If 5 balls are drawn, find the probability of getting 3 red and 2 blue balls. दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, 8 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स आर देयर, उसमें से टोटल 5 बॉल निकालते हैं, तो मुझे 3 रेड और 2 ब्लू बॉल्स चाहिए। ओके, 8 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स, ठीक है। तो मतलब अगर हम सोचे कि टोटल पॉसिबल केसेस, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल केसेस, राइट। प्रोबेबिलिटी विल बी डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल केसेस, है कि नहीं। तो अगर हम टोटल पॉसिबल केस देखें तो कितने हुए, सिलेक्टिंग 5 बॉल्स आउट ऑफ 13, टोटल 13 बॉल है, उसमें से हम लोग 5 बॉल को निकाल रहे हैं, ठीक है। तो सिलेक्टिंग 5 बॉल्स आउट ऑफ टोटल 13 बॉल्स, ये हो गए टोटल पॉसिबल केसेस। और ऑब्वियसली सीक्वेंस डज नॉट मैटर, दिस इज अ सिलेक्शन, पहले लाल बॉल निकला या पहले ब्लू बॉल निकला उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, व्हाट डू वी नीड,
डिजायर्ड केसेस हो जाएंगे कि जो 8 रेड है उसमें से 3 रेड सिलेक्ट होने चाहिए, 3, एंड जो 5 ब्लू है उसमें से 2 ब्लू बॉल्स सिलेक्ट होने चाहिए। समझे क्या? टोटल पॉसिबल केसेस विदाउट एनी कंडीशन, 5 बॉल निकाल रहे हैं, सिलेक्टिंग 5 बॉल्स आउट ऑफ 13 बॉल्स, और कंडीशन क्या है वो हो जाएंगे हमारे डिसाइड केसेस। जो 8 रेड बॉल्स है उसमें से 3 आने चाहिए, और जो 5 ब्लू बॉल्स है उसमें से 2 आने चाहिए। तो एंड, तो अब क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 2 balls are drawn one by one from a bag containing 3 red and 5 black balls. Find the probability that one ball is red and other is black. चलिए ये 9A करके बताइए। 2 balls are drawn, 3 red और 5 black balls में से। फिफ्टीन बाई 28 मिल रहा है सबको? तो इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं गाइस। देखिए, नॉट यूजिंग सिलेक्शन, यूजिंग कॉमन सेंस, इट इज द सेम थिंग अल्टीमेटली। व्हाट डू आई वांट? अगर मैं 2 बॉल निकाल रहा हूं, एक रेड और एक ब्लू, राइट? तो आइदर इट कैन बी फर्स्ट रेड सेकंड ब्लू, और इट कैन बी सेकंड रेड फर्स्ट ब्लू। समझे? सॉरी, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लू, और फर्स्ट ब्लू एंड सेकंड रेड। ओके, आइदर इट कैन बी आर बी और बी आर। तो इसको डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। टोटल रेड बॉल्स कितने हैं? टोटल रेड बॉल है 3 और ब्लैक बॉल है 5। ओके, सो फर्स्ट बॉल रेड निकलने के चांसेस विल बी 3/8। जाहिर सी बात है, टोटल 8 बॉल है उसमें से 3 रेड है। दिस इज नथिंग बट दिस इज 3C1 अपॉन 8C1, दैट विल बी 3/8। ओके, एंड सेकेंड बॉल शुड बी ब्लैक, 5/7, क्योंकि अब 1/1 निकाल रहे हैं, तो टोटल 8 बॉल नहीं है, अब टोटल 7 बॉल। ठीक है, और फर्स्ट बॉल ब्लैक एंड सेकेंड बॉल रेड। ये करके देखिए, यू विल गेट द सेम आंसर। ठीक है, सो वी कैन ऑल्सो यूज कॉमन सेंस। आइदर आई नीड फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक, और फर्स्ट ब्लैक एंड सेकेंड रेड। ऑलराइट, अब हमें 9B में क्या पूछा है? 9B में हमसे कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लैक। फर्स्ट बॉल इज रेड एंड द सेकंड इज ब्लैक, सो ओनली दिस मच विल बी द आंसर ऑफ 9B, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। ओके, तो इट विल बी 15/56। Everybody got this right? 9B, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। ये था 1 रेड एंड 1 ब्लैक, तो सीक्वेंस दोनों पॉसिबल हो सकते थे। यहां पे फर्स्ट रेड एंड सेकंड ब्लैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, bag contains 3 red, 6 white and 7 black balls. 2 balls are drawn at random. Find the probability that both are black. ये तो यूं होना चाहिए कॉम्बिनेशन से।
ठीक है ना, दिस इज वेरी सिंपल, 7C2/16C2, वेरी गुड। टोटल पॉसिबल केसेस कितने हैं, सिलेक्टिंग 2 balls आउट ऑफ 16, हमें चाहिए क्या, दोनों के दोनों ब्लैक चाहिए, तो मतलब 7 ब्लैक में से सिलेक्टिंग 2। तो बैग्स एंड बॉल्स में भैया ये ध्यान रखना है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो, बट कॉमन थिंकिंग में यू विल नीड अ लिटिल बिट ऑफ प्रैक्टिस। कोई सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए थिंकिंग प्रोसेस के अंदर, वरना सिलेक्शन से तो आप आराम से कर ही सकते हो कभी भी। ओके, और आज ही के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इसको मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिकल अप्रोच यूज करके कैसे किया जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कार्ड्स। कार्ड्स में अगर हम देखें तो हाउ मेनी कलर्स आर देयर, टोटल कितने कार्ड्स, 52 कार्ड्स। ओके राइट, अगर हम रेड और ब्लैक कलर की बात करें देन इट इज 2 कलर्स, ठीक है। बट कार्ड की लैंग्वेज में कभी कभी कलर यानी जो उसकी टाइप है उसको भी कलर बोला जाता है। तो कौन सी 4 टाइप है, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट्स एंड डायमंड्स, राइट। दीज आर द 4 टाइप्स, ये हमको पता होना चाहिए। 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप। नाउ ए इज नोन एज एस, ठीक है, जैक, क्वीन एंड किंग, राइट। तो इतनी टर्मिनोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए, बाकी 2 से लेके 10 तक तो नंबर के बेस ऊपर ही होते हैं कार्ड्स, राइट। तो इतनी टर्मिनोलॉजी मुझे पता होनी चाहिए। 13 कार्ड्स ऑफ ईच टाइप, 4 कार्ड्स ऑफ ईच नंबर, 26 कार्ड्स ऑफ रेड और ब्लैक कलर, ऑलराइट। काफी बेसिक है, अगर किसी को नोट डाउन करना है कर लीजिए। तो गाइस, कार्ड्स के लिए जो बुक्स में कहीं पे भी दिया है कोई मेथड आपको याद रखने की जरूरत नहीं, मैं कमाल की मेथड आपको बता रहा हूँ बेस्ड ऑन कॉमन लॉजिक। ओके, इट विल बी वेरी इजी टू रिमेम्बर। तो पहले देख लीजिए क्वेश्चन। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक, पैक, डेक, वेल शफल्ड डेक ऑफ कार्ड्स, बड़े बड़े वर्ड्स आपके लिए यूज करेंगे। सिंपली देयर आर 52 कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक और अ स्पेड और अ ब्लैक कार्ड। ब्लैक कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ जैक और अ स्पेड और अ ब्लैक कार्ड, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, प्लीज पे अटेंशन। ओके, अब इसमें से जो भी मुझे पूछा जाए, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्ड्स किसके हैं, जैक, स्पेड या ब्लैक? ब्लैक कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स विल बी देयर, राइट। तो वहां से शुरू करना है आपको। 26 आउट ऑफ 52 प्रोबेबिलिटी हो गई ब्लैक कार्ड मिलने की, ओके। और अब स्पेड मिलने की सेकंड हाईएस्ट जो है उस पे जाना है। स्पेड कितने होते हैं, 30। और जैक कितने हो जाएंगे, 4/50, ठीक है। इतना किया। जितने जितने जो वैरायटी मांगी हमारे पास, पहले उनको लिस्ट आउट करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे ज्यादा कार्ड है उसको सबसे आगे रखेंगे। उसके बाद अब जो ओवरलैप हो रहे हैं ना, उसको कैंसिल आउट करेंगे। मुझे बताओ, ये 13 में से कितने कार्ड्स हैं जो ये 26 के अंदर कवर हो गए? ये 13 में से सारे के सारे ऑब्वियसली सारे स्पेड इसमें कवर हो गए, तो उतने कार्ड्स को माइनस करेंगे जितने ओवरलैप हो गए। ये 4 में से कितने कार्ड्स हैं जो इसके अंदर कवर हो गए? 4 जैक जो है उसमें से 2 जैक कवर हो जाएंगे इसके अंदर, एक अपना स्पेड का और दूसरा क्लब्स का, ठीक है। 2 जैक उसमें कवर हो गए।
अब ये देखना है कि इसमें से यहाँ पे कितने कवर हो जाएंगे। एक्चुअली 1 जैक विल बी कवर्ड, बट ये 13 के 13 निकल चुके, तो और एक बार माइनस नहीं करेंगे हम। इसका जो जैक था वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है ऑलरेडी, समझ रहे हो। तो ये हो गया हमारा आंसर। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्ड्स है वहां से शुरू करो, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट में से बाकी सबके जितने ओवरलैप हो रहे हैं उतने माइनस करो, फिर सेकंड में से जो रिमेनिंग है उसके अगर कोई ओवरलैप है तो उसको माइनस करो। हमने यहाँ पे इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका जैक जो था वो ऑलरेडी निकल चुका है, ठीक है। सो नाउ दिस इज द आंसर। समझे? ये मेथड को दिमाग में बिठा लो, बहुत ही आसान हो जाएंगे कार्ड्स के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से पढ़िएगा। A person draws a card from a pack, replaces and shuffles it. The process continues till he gets a clubs. Find the probability that he has to make 5 trials to get a clubs. मतलब फिर से एक बार पढ़ लो। A person draws a card from a pack, replaces and shuffles it. Process continues till he gets a clubs. Find the probability that he has to make 5 trials to get a clubs. एक बंदे ने कार्ड ड्रॉ किए, ठीक है, और मतलब एक पैक में से एक कार्ड निकाला, वो उसको क्लब्स चाहिए, क्लब्स नहीं मिला तो उसने वापस रख दिया, फिर से शफल किया, फिर से एक कार्ड निकाला, क्लब्स नहीं मिला, फिर से प्रोसेस रिपीट किया। तो व्हाट इज द चांस कि उसको पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी बार में क्लब्स ना मिले, या 5वीं बार में उसको क्लब्स का कार्ड मिलना चाहिए। जरा ट्राई करो इसको 1 मिनट के लिए, मैंने हिंट भी दे दिया। पहली बार में क्लब्स नहीं मिलना चाहिए, तो व्हाट आर द चांसेस? बाकी के 39 कार्ड्स में से एक आना चाहिए, ठीक है। एंड दूसरी बार में क्लब्स नहीं मिलना चाहिए, एंड तीसरी बार में क्लब्स नहीं मिलना चाहिए, 4th टाइम क्लब्स नहीं मिलना चाहिए, एंड 5th ट्रायल में क्लब्स के कार्ड्स में से कोई मिलना चाहिए। बस इतना सिंपल होता है। इफ आई कीप माई थिंकिंग स्ट्रेट, आई कैन गेट टू द आंसर वेरी इजी। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस, डोंट वरी। सो दिस इज 3/4 एंड दिस इज 1/4। ओके, सो 3/4 raised to 4 and 1/4। ठीक है। तो दोस्तों अब प्रोबेबिलिटी के लिए थोड़ी सी डेफिनेशंस देखते हैं। ये था लॉजिक बेस्ड, ओके। बाकी के जो क्वेश्चन है वो भी लॉजिक बेस्ड अभी हम करेंगे, लेकिन थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जरूरी होती है, सारे क्वेश्चन सिर्फ लॉजिक से नहीं हो पाएंगे, ठीक है।
तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स, प्लीज पे अटेंशन, ये मैं आपको लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि ये पीडीएफ में ऑलरेडी है. टाइप्स ऑफ इवेंट्स. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट द डिजायर्ड केसेस. मतलब अगर मैंने एक डाई को थ्रो किया और मुझे चाहिए 3, तो 1, 2, 4, 5, 6, दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. अगर मैंने कॉइन को टॉस किया, मुझे चाहिए हेड्स, और अगर टेल्स आया तो दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. एवरीथिंग, every other possibility except the thing I want, that is complementary event. ठीक है. इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स यानी ऐसे इवेंट्स जिसकी होने के चांसेस सेम टू सेम है. ओके, इसमें भी कॉइन और डाइस दोनों का आप ले सकते हो एग्जांपल. कॉइन में हेड्स या टेल्स दोनों आने के चांसेस 1/2, 1/2. डाई में कोई भी नंबर आने के चांसेस 1/6, 1/6, 1/6. तो दे आर इक्वली लाइकली इवेंट्स. कार्ड्स में भी अगर रैंडम शफल किया हुआ पैक है तो कोई भी कार्ड निकलने के चांस 1/52. ठीक है. सो दैट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स मतलब दोनों इवेंट, ऐसे दो इवेंट जो कभी साथ में नहीं हो सकते. मतलब दोनों का इंटरसेक्शन जो है वो 0 होगा. ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो इवेंट साथ में हो रही है. समझ रहे हो. इसमें भी कॉइन और डाइस सब कुछ आएगा. या तो हेड्स आएगा या तो टेल्स आएगा. दोनों साथ में क्या कब आ सकते हैं. सेम थिंग कैन हैपन विथ डाई. ओके. अगर एक क्रिकेट मैच चल रहा है और आपको पूछा जाए कि भाई स्ट्राइक पे कौन है, तो कभी दो लोग नहीं हो सकते. आपको अगर पूछा जाए कि भाई बॉलिंग कौन कर रहा है अभी, तो कभी दो लोग नहीं हो सकते. दैट इज एक्सक्लूसिव इवेंट कि एक ही पर्सन वो काम कर सकता है एट अ टाइम. समझ रहे हैं ना. दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स. फोर्थ थिंग इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट. कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट मतलब जितने पॉसिबल केसेस हैं वो सब मिला के पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाना चाहिए. मतलब जो सारे इवेंट्स हमने कंसीडर किए हैं उसके बाहर कोई भी आउटकम पॉसिबल नहीं है. ध्यान से सुनिए. जो सारे इवेंट्स हमने कंसीडर किए हैं उसके बाहर का कोई भी आउटपुट पॉसिबल नहीं है, देन इट इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट. अगर मैंने एक डाई थ्रो किया और मैंने कंसीडर किया कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो दे आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव क्योंकि उसके अलावा और कोई आउटकम पॉसिबल ही नहीं है. समझ रहे हैं ना. सारे इवेंट मिलके सारे प्रोबेबल आउटकम्स हो जाने चाहिए. जैसे क्रिकेट मैच में अगर बोले कि कितने कौन कौन से प्लेयर खेल रहे हैं हमारी टीम से, तो अगर 11 नाम ले लिए तो इट इज कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. देयर कैन ओनली बी 11 प्लेयर्स फ्रॉम अवर टीम, राइट. तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी उसके अंदर आ गई. और हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. डिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है अगर इवेंट ए हो चुका है कि नहीं, उससे इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है. इवेंट ए हो चुका है या नहीं, उससे इवेंट बी के अकर होने की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है. देन B is dependent on event A. Otherwise, it is independent from event A. समझे. कई बार स्पोर्ट्स में, क्रिकेट मैच में ऐसे स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं ना. इंडिया विंस 80% मैचेस व्हेन ओपनर्स स्कोर मोर देन 100 रन्स. तो क्या हुआ, अगर ओपनर 100 से ज्यादा स्कोर करते हैं तो इंडिया के विनिंग परसेंटेज चेंज हो जाते हैं. सो दैट इज अ डिपेंडेंट इवेंट कि अगर ओपनर ने अच्छा परफॉर्म किया तो जीतने के चांसेस बढ़ गए. दैट इज अ डिपेंडेंट इवेंट, राइट. बट अगर मैं ऐसा बोलूं जैसे कॉइन में या डाई में हमने देखा है, अगर पिछली बार डाई में 3 आया था तो नेक्स्ट टाइम
3 आने के चांसेस बढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। एवरी टाइम इट विल रिमेन 1/6 ओनली। तो डाइस थ्रो इज इंडिपेंडेंट इवेंट। समझ में आ रहा है? अब डी मॉर्गन्स लॉ जो है, ये आपको बचपन में हम पढ़े थे, आपको याद होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री विल बी ए कॉम्प्लीमेंट्री इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री, राइट? ये हमको याद रखना है, डी मॉर्गन्स लॉ। एंड वाइस वर्सा, अगर इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री पूछा है तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री का यूनियन। ठीक है, डी मॉर्गन्स लॉ आपको याद रखना है। अब गाइस, प्रोबेबिलिटी जो है ना, उसके दो अप्रोच होते हैं। प्रोबेबिलिटी स्टडी करने के दो पॉसिबल अप्रोच होते हैं, ठीक है? जिसमें एक होता है क्लासिकल अप्रोच, जो सालों से इसको यूज किया जा रहा था। क्लासिकल अप्रोच क्या बोलता है कि भैया कुछ भी होने के चांसेस जो है उनको सेम लेना चाहिए, ओके, विदाउट कंसिडरिंग द अदर फैक्टर्स। Classical approach assumes that all possible outcomes are equally likely. इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनिएगा। अज्यूम करो कि मैं गरम कपड़े, वुलन क्लोथ्स का बिजनेस कर रहा हूं। तो अगर मैं मेरा बिजनेस ऐसे प्लान करूं कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीने में इक्वल सेल्स होगा, तो ये हो गया क्लासिकल अप्रोच। क्या ये सही है? अगर मैं ऐसा सोचूं कि जनवरी में मैंने 2000 पीस का सेल किया है, 2000 स्वेटर सेल किए, तो मई मंथ में भी मैं 2000 स्वेटर सेल करूंगा। सो इज दिस अ करेक्ट अप्रोच? ऑब्वियसली नॉट, राइट? तो ये होता है क्लासिकल अप्रोच कि भैया सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दो, डिवाइड बाय 12 कर दो, ओके। जबकि फ्रीक्वेंसी अप्रोच क्या बोलता है कि लास्ट ईयर ये मंथ में क्या हुआ था, उसके ऊपर ध्यान दे के ये इस साल के वो मंथ की स्ट्रेटेजी बनाओ। दैट इज फ्रीक्वेंसी अप्रोच, ठीक है? कि भाई कितने टाइम कितना सेल्स हुआ था, क्या फ्रीक्वेंसी थी लास्ट टाइम मई महीने में, उस हिसाब से ये मई महीना प्लान करो। दैट इज फ्रीक्वेंसी अप्रोच। सो नाउअडेज ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी अप्रोच इज बीइंग यूज्ड एवरीवेयर। समझ में आ रहा है सबको? क्लासिकल एंड फ्रीक्वेंसी अप्रोच। ओके, अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ रहे हैं हम लोग। मतलब लॉजिकल प्रोबेबिलिटी को छोड़ के बाकी जो चीज की जरूरत पड़ेगी प्रोबेबिलिटी के लिए, दैट इज दीज टू रूल्स। ओके, रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या हुआ? अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए उसमें अगर मुझे बोलना है नॉर्मल लैंग्वेज में, तो ए यूनियन बी मतलब क्या? ए यूनियन बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए या तो बी, दोनों में से कोई एक भी हो जाए तो भी चलेगा। चलेगा,
ठीक है, दैट इज ए यूनियन बी। ओके, तो दिस इज ए, दिस इज बी, तो डूइंग टास्क ए और टास्क बी गिव्स मी 4 + 3 7 तरीके, याद आ रहा है? ठीक है, तो मतलब यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और, ठीक है। और अगर मुझे ऐसा बोल दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बोथ द टास्क, जैसे कि मैं बोल दूं कि कोई एक पर्टिकुलर प्लेयर है, ऑलराउंडर प्लेयर है, ठीक है, तो वो 5 विकेट लेगा मैच में, उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, लेट अस से 30%, और वो 50 रन्स बनाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 40%। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो 5 विकेट भी लेगा और 50 रन्स भी बनाएगा? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी, दैट इज ए इंटरसेक्ट बी, दोनों चीजें होनी चाहिए। समझ रहे हो? सो यूनियन मीन्स और, इंटरसेक्शन मीन्स एंड प्रोबेबिलिटी में। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, ये तो दिख ही रहा है यहां पे। अगर मैं ए यूनियन बी करूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मैंने किया, तो ये बीच का इंटरसेक्शन जो है वो 2 बार आ गया, तो एक बार उसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, राइट। और अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इंटरसेक्शन विल बी 0। अगर ए और बी दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है मतलब दोनों साथ में हो ही नहीं सकते, तो इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, समझे। ए और बी अगर दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है देन इंटरसेक्शन विल बी 0, राइट। रूल 2 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भले पीडीएफ में लिखा है, फिर से एक बार नोट में लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गेट करके। रूल 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला जाता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ध्यान दीजिए प्लीज, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी स्लैश ए का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दैट ए हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमने देखा ना, डिपेंडेंट इवेंट के केस में ये आएगा, ए के होने से बी की प्रोबेबिलिटी चेंज होती है, देन इट इज नोन एज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एंड विदाउट एनी कंडीशन अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी होती है तो दैट इज मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई भी कंडीशन नहीं दिया है, ए हो गया कि नहीं हुआ कुछ नहीं बोला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी टीबी, दिस इज नोन एज मार्जिनल और एब्सोल्यूट प्रोबेबिलिटी। अगर ये वाला दे दे then this is conditional probability that A has already happened, तब B होने की probability कितनी, ठीक है। और अगर ध्यान से सुनिएगा, अगर A और B independent event है then this will be equal to this, क्योंकि A के होने ना होने से B की probability में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। If A and B are independent events then conditional probability does not exist, it will be equal to marginal probability only,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्लैश बी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए प्रोवाइडेड दैट बी हैज ऑलरेडी हैपेंड। समझे? तो ये रूल जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एग्जाम्पल में यूज करेंगे इसको। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन में ये रूल से काम होगा, क्योंकि अगर ये रूल आपको याद नहीं है ना तो थिंकिंग कर करके आप बहुत गलत रास्ते पे चढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस में काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो ये रूल को बहुत इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द इवेंट्स विल हैपन इक्वल्स टू probability of A multiplied with conditional probability of B, or same चीज can be taken as probability of B multiplied with conditional probability of A। समझे? ये अभी यूज करना आएगा अभी के क्वेश्चन में, तो ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, देखिए जाहिर सी बात है अगर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गई तो जो मैंने अभी बताया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी विल बिकम मार्जिनल ओनली, राइट। तो उस टाइम पे इट विल बी डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू प्रोबेबिलिटीज। और एक छोटा सा कंडीशन है, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उसके सारे कॉम्प्लीमेंट्री कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना लो वो भी इंडिपेंडेंट ही होंगे। तो अब आप सोचेंगे कि कोई रूल को यूज करना है कि कॉमन सेंस से क्वेश्चन करना है। काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दोनों से हो जाएंगे, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 13 नाउ। कीजिए जरा, 4 white and 3 रेड बॉल्स, वन आफ्टर अनदर दो बॉल्स निकाले, पहला रिमूव किया वो व्हाइट था तो दूसरा रेड निकले, उसके चांसेस कितने? दीज आर गेट क्वेश्चन, रिसेंट गेट क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, काफी आसान होते हैं ये। The answer is 1/2। 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल थे, पहली बारी में एक व्हाइट बॉल निकल गया तो अब टोटल 6 बॉल है जिसमें से 3 रेड बॉल है, तो दूसरा बॉल रेड निकलने के चांसेस कितने हुए? 3/6, दैट विल बी 1/2। समझ में आ रहा है? 4 व्हाइट और 3 रेड बॉल थे, पहली बारी में व्हाइट निकल गया, वो हमको दे दिया कि वो हो गया। अब इसको देख के क्या हो जाता है पता है हमारे दिमाग में, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने का ट्राई करते हैं, लेकिन उसकी जरूरत ही नहीं है। सिंपल चीज है, जो हो गया उसको एलिमिनेट करके चेंज हो रही प्रोबेबिलिटी हमको दिख रही है कि अब 6 बॉल है, वी कैन इजीली मेजर दैट कि नाउ देयर आर 6 बॉल्स। तो फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ब्ला 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 सोचने की जरूरत ही नहीं, आंसर विल बी 1/2। क्वेश्चन नंबर 14, A loaded die has following probability distribution। loaded die मतलब मैनिपुलेशन किया हुआ है डाई के अंदर, जैसे शकुनी ने किया था महाभारत में, ट्रिक किया हुआ है, सबकी प्रोबेबिलिटी 1/6 नहीं है, ठीक है। तो a loaded die has the following probability distribution। if 3 such dice are thrown, probability of getting 1, 5 and 6। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 एंड दूसरे किसी एक डाई में, दूसरे डाई में 5 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/8 एंड तीसरे में 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सो जस्ट दिस विल बी द आंसर। ओके
पहले में 1 आना चाहिए, दूसरे में 5 आना चाहिए, तीसरे में 6 आना चाहिए। ऑलराइट, तो ऐसे छोटे छोटे ट्विस्ट वाले क्वेश्चन होते हैं गाइस। ये ट्विस्ट देख के हमको कभी भी टेंशन में नहीं आ जाना है कि ऐसा तो कभी देखा ही नहीं। अरे देखा नहीं तो क्या है, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज वेरी इजी। Question number 15. 3 friends A, B and C are in a race. A is thrice as likely to win as B. मतलब A के जीतने की चांसेस, A के जीतने की प्रोबेबिलिटी B से 3 गुना ज्यादा है। B is thrice as likely to win as C. B की C से 3 गुना ज्यादा है। तो फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ये मैं आपको 2 मिनट देता हूं, इसको करने का ट्राई कीजिए। जस्ट इमेजिन की गेट में ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, अब क्या करो। मैंने भी वैसे ही किया था। इसमें प्रोबेबिलिटी आती है कि नहीं आती है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज अ एप्टीट्यूड कॉमन सेंस क्वेश्चन। ट्राई कीजिए इसको। अगर मैं C के जीतने की प्रोबेबिलिटी ले लूं X, तो B की उससे 3 गुना है 3x, और A की जो है वो B से 3 गुना है 9x। ठीक है, और ये 3 लोग, सिर्फ ये 3 लोग ही रेस कर रहे हैं। सो दैट विल गिव मी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी टोटल विल बी 1। देयरफॉर 9x plus 3x plus x equals to 1। तो यहां से मुझे मिल गया 13x equals to 1, x equals to 1 by 13। तो मतलब P की प्रोबेबिलिटी है 1 by 13, B की है 3 by 13 और A के जीतने के चांसेस है 9 by 13। सिंपल सा क्वेश्चन। अब इसमें मुझे प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, कोई फॉर्मूला, रूल्स, कंडीशनल कुछ भी नहीं पता है तो भी मैं कर सकता हूं। आई जस्ट नीड कॉन्फिडेंस एंड सिंपल थिंकिंग। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 vowels always come together. The letters of the word English are arranged randomly. Find the probability that 2 vowels always come together. तो हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में ये क्वेश्चन किया था कि अगर 2 वॉवेल साथ में आते हैं तो व्हाट विल बी द पॉसिबल अरेंजमेंट। तो बस इन दोनों का रेशियो करना है और कुछ नहीं। हमारे पास वर्ड है इंग्लिश। ठीक है, अब इसमें प्रोबेबिलिटी विल बी डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल केसेस। तो डिजायर्ड केसेस कितने हो गए? डिजायर्ड केसेस में हम क्या करेंगे, ई और आई को साथ में रखेंगे, देन इट विल बी डिजायर्ड केसेस। मतलब व्हाट विल इट बी, टोटल 7 की जगह पे 6 यूनिट्स हमने किया है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, राइट। टोटल 6 यूनिट्स को अरेंज करना एंड ई और आई को इंटरनली अरेंज करना। And total cases are without any condition 7 factorial. So that will be 6 factorial will be cancelled out with this. Only 7 will remain, 2 by 7. ये आराम से 2 मार्क में पूछा जा सकता है गेट के अंदर। It is a very simple question.
Similarly, question number 70. टू आईज शुड नॉट कम टुगेदर, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो हमें सेम अप्रोच से हम लोग ये कर लेंगे कि दोनों आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, और उसके बाद उसको 1 में से माइनस कर देंगे। यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब हमको क्या पूछा गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट टू आईज डोंट कम टुगेदर। ओके, तो मतलब दो आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। ओके, सो दो आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 की जगह पे 9 यूनिट्स को अरेंज करना, एंड दोनों आई का इंटरनल अरेंजमेंट, बट दे आर टू आईज, तो दोनों को रिपीट करना है। याद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थियरम विथ रिपीटिंग थिंग्स हमने किया था लास्ट लेक्चर में। ओके, एंड टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। डिवाइडेड बाय 2 क्यों, सेम लॉजिक, दो आई रिपीट हो रहे हैं, एक एलिमेंट इज रिपीटेड ट्वाइस। ओके, सो दैट विल गिव मी 9 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल विल बी 1/10, और ऊपर आ जाएगा 2, सो 2/10 दैट इज 1/5। तो प्रोबेबिलिटी हमको मिल गई, दोनों आई साथ में ना होने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/5। समझे? तो बस हमको थिंकिंग स्ट्रेट रखना है। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, हमें बोला गया है कि यूनिवर्सिटी वर्ड के लेटर्स को ऐसे अरेंज करना है जिसमें दो आई साथ में नहीं आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हमने क्या किया, तो दो आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी ढूंढ के उसको 1 में से माइनस कर दिया। ऑलराइट, तो दो आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल पॉसिबल केसेस विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों करना पड़ा, 10 एलिमेंट है तो सिर्फ 10 फैक्टोरियल क्यों नहीं रखा, क्योंकि आई जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है। थियरम नंबर, आई थिंक थियरम नंबर 3, सम डिफरेंट सम अलाइक, लेक्चर में देख लीजिए परम्यूटेशन के, ठीक है। और तो दोनों आई साथ में आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों आई को साथ में रख दिया तो टोटल 9 यूनिट्स, एंड आई का इंटरनल अरेंजमेंट, बट इट इज द सेम थिंग, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, वंस अगेन द सेम थिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। Box contains 20 defective items out of 100 total items. If 2 items are selected without replacement, find the probability that both the items are defective. It is just like bags and balls. टोटल 100 आइटम्स है, तो पहली आइटम डिफेक्टिव निकलने के चांसेस 20/100, 20 डिफेक्टिव आइटम, एंड दूसरी आइटम डिफेक्टिव निकलने के चांसेस। ऐसा क्यों, बिकॉज इट इज विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली आइटम जो डिफेक्टिव निकाल ली वो निकल गई, तो अब डिफेक्टिव आइटम 99 हो गए और टोटल आइटम्स है, सॉरी डिफेक्टिव आइटम्स 19 हो गए और टोटल आइटम्स हो गए 99। समझ में आया? फर्स्ट आइटम इज डिफेक्टिव एंड सेकेंड आइटम इज डिफेक्टिव। सेम थिंग कैन बी डन लाइक दिस। डिफेक्टिव में से दो को सिलेक्ट करो, डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल पॉसिबल केसेस, 100 में से 2 आइटम सिलेक्ट करो, यू विल बी गेटिंग द सेम आंसर। ठीक है, नाइनटीन्थ इज अ वंडरफुल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। An elevator starts with 5 passengers and stops at 8 different floors. Find the probability that all 5 passengers get down at different floors.
5 passengers and 8 floors. क्वेश्चन समझ में आया ना? एक फ्लोर पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम एक पर्सन उतरना चाहिए, तभी तो हर एक फ्लोर पे डिफरेंट डिफरेंट हर एक पैसेंजर डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर पे उतरेंगे, ठीक है? तो दैट मीन्स डिजायर्ड केसेस अपॉन टोटल केसेस कैसे होगा? टोटल केसेस कैसे मिलेंगे गाइस? टोटल केसेस कैसे मिलेंगे? कौन सा थियरम? थियरम 4 फ्रॉम परम्यूटेशंस। ओके, क्या एक पैसेंजर एक से ज्यादा फ्लोर पे उतर सकता है? नहीं उतर सकता, वो सुपरमैन थोड़ी है, ठीक है? सो पैसेंजर इज द नॉट रिपीटिंग थिंग। क्या एक फ्लोर पे एक से ज्यादा पैसेंजर उतर सकते हैं? यस, देन फ्लोर इज द रिपीटिंग थिंग। तो टोटल पॉसिबल केसेस हो गए हमारे पास 8⁵ ओके, रिपीटिंग रेस टू नॉन रिपीटिंग थिंग, थियरम नंबर 4। ऑलराइट, अब डिजायर्ड केसेस में क्या बोला है कि ज्यादा से ज्यादा एक फ्लोर पे एक ही पर्सन उतरना चाहिए। सो गाइस, दिस इज जस्ट लाइक सीटिंग अरेंजमेंट इन अ कॉलम। रो की जगह पे हम बोल सकते हैं 8 फ्लोर में 5 लोगों को अरेंज करना है, क्योंकि मैक्सिमम 1 पर्सन इज अलाउड पर फ्लोर। समझे? अगर चेयर में होता तो हमने किया हुआ है ऑलरेडी। सेम थिंग इज ओवर हियर, मैक्सिमम 1 मिनिमम 0 पर्सन अलाउड पर फ्लोर, राइट? और यहाँ पे सीक्वेंस मैटर करेगा, क्योंकि अलग अलग पर्सन है ना। पर्सन 1 8 फ्लोर पे उतरा या पर्सन 2 8 फ्लोर पे उतरा, तो इट इज अ डिफरेंट केस, सीक्वेंस मैटर्स, राइट? सो डिजायर्ड केसेस विल बी 8B5। समझे? फिर एक बार रिपीट करते हैं। हमें क्या पूछा है? प्रोबेबिलिटी दैट हर एक फ्लोर पे ज्यादा से ज्यादा एक ही पर्सन उतरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज डिजायर्ड अपॉन टोटल केसेस। टोटल केसेस विदाउट एनी कंडीशन, टोटल केसेस कैन बी 8⁵ अकॉर्डिंग टू थियरम 4। फ्लोर इज द रिपीटिंग थिंग, एक फ्लोर पे एक से ज्यादा बंदे उतर सकते हैं। पैसेंजर इज द नॉन रिपीटिंग थिंग, एक पैसेंजर एक से ज्यादा फ्लोर पे कैसे उतरेगा? इट इज इम्पॉसिबल, राइट? सो 8⁵ टोटल केसेस। अब डिजायर्ड केसेस में हमारे पास कंडीशन है कि हर एक फ्लोर के ऊपर मैक्सिमम 1 पर्सन शुड बी अलाउड। हर एक फ्लोर के ऊपर मैक्सिमम एक पैसेंजर उतर सकता है। तो इट इज जस्ट लाइक सीटिंग अरेंजमेंट इन अ रो, उसकी जगह पे हो गया ये इन अ कॉलम, ठीक है? एंड सीक्वेंस विल ऑब्वियसली मैटर, सो वी विल हैव परम्यूटेशन 8B5। बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20। इसको करने के 2 तरीके हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प।
probability of failing in both the papers equals to probability of 2 multiplied with conditional probability of 1. That will be 0.2 into 0.6. The answer will be 0.12. ओके, स्टेटमेंट के ऊपर से हमको ये 3 चीजें फिगर आउट करने का प्रैक्टिस होना चाहिए. फेलिंग इन पेपर 1 0.3, फेलिंग इन पेपर 2 0.2. गिवन दैट कैंडिडेट हैज ऑलरेडी फेल्ड इन पेपर 2, तो 1 में फेल होने की प्रोबेबिलिटी 0.6. ओके, now just for fun or just for a broader understanding, टोटल अगर हम समझ ले कि 100 स्टूडेंट्स हैं, ओके, तो पेपर 1 में कितने फेल हुए? 30. पेपर 2 में कितने फेल हुए? 20. ठीक है. और हमें ये बोला गया है कि पेपर 2 में जो फेल हुए हैं ना, उसके 60% पेपर 1 में भी फेल हुए. इसका मतलब ये होता है पेपर 2 में जो फेल हुए हैं उसके 60% पेपर 1 में फेल हुए, पेपर 1 में भी फेल हुए. मतलब दिस रीजन विल बी 60% ऑफ 20. तो ये हो गया 12. समझे? ये हो गया प्रैक्टिकल अप्रोच. यही लॉजिक पे से ये फॉर्मूला बनाया गया है. A hydraulic structure has 4 gates which operate independently. The probability of failure of each gate is 0.2. Given that gate 1 has failed, what will be the probability that gate 2 and 3 both will fail? बोथ आर इंडिपेंडेंट. एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट. सारे के सारे गेट इंडिपेंडेंट है. तो गेट 1 के फेल होने ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग 2 and 3 will be 0.2 into 0.2. That will be 0.04. क्यों? क्योंकि 1 फेल हुआ है या नहीं हुआ है उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. हमको क्वेश्चन में क्लियरली बोला हुआ है कि ऑल द गेट्स ऑपरेट इंडिपेंडेंटली. ठीक है.
22। इसको भी आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी कर सकते हैं, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। द चांस ऑफ अ स्टूडेंट पासिंग एन एग्जाम इज 20%. Chance of a student passing the exam and getting above 90% marks is 5%. मतलब पास भी करे और 90 से ज्यादा मार्क्स लाए, उसके चांस है 5%. गिवन दैट अ स्टूडेंट पासिस द एग्जाम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि उसके 90 प्लस मार्क्स आएंगे? अगर हम इसमें बोल दें कि पासिंग द एग्जाम इज इवेंट ए, तो उसके चांसेस 0.2, 20%. अगर हम बोल दें गेटिंग अबव 90 मार्क्स, तो उसके चांस है 0.05. जाहिर सी बात है कि वो 90 प्लस लाएगा तो वो पास तो करेगा ही एग्जाम, ठीक है. तो गिवन दैट अ स्टूडेंट हैज पास द एग्जाम, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट गेट्स अबव 90 मार्क्स? बढ़िया क्वेश्चन. दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बोथ. दिस इज ऑल्सो इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, क्योंकि अगर 90 ला रहा है वो, तो पास तो हो ही गया ना. सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए. अगर 100 में से 20 बच्चे पास कर रहे हैं एग्जाम और 5 स्टूडेंट है जो 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा पासिंग वाले 20 में से ही तो होंगे ना वो 5. जाहिर सी बात है, समझ रहे हो. तो मतलब वी हैव गॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑल्सो. तो आराम से हम लोग कर सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोवाइडेड दैट ए हैज हैपेंड. एंड दिस इज व्हाट वी नीड, कि व्हाट आर द चांसेस कि सिर्फ पास हुए बच्चों को ले ले, तो उसमें से 90 लाने वाले बच्चे होने के चांस कितने हैं. ठीक है. So this will be 0.25. ओके, तो मतलब सिर्फ पास हुए बच्चों का पूल ले ले, तो उसमें से 25% बच्चे जो है वो 90 प्लस मार्क्स लेकर आ रहे हैं. समझ में आ रहा है ना. इसको आप फिर से सेम लॉजिक से भी कर सकते हो. अगर 100 बच्चे टोटल एग्जाम दे रहे हैं, उसमें से 20 पास हुए, ठीक है, और 100 में से टोटल 5 बच्चे हैं जो कि 90 प्लस मार्क्स ला रहे हैं, तो हमको ये पूछा है कि ये 20 का कितना परसेंटेज हुआ है 90 प्लस लाने वाले. तो 20 में से 5, देयर विल बी 0.25 पोर्शन. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. रीड द क्वेश्चन केयरफुली ट्वाइस और क्वेश्चन नंबर 23 केयरफुली 2 बार रीड कीजिए.
एक कॉइन को 6 बार ही टॉस किया गया है और ऐसे 6 टॉसिस के 4 ट्रायल किए गए। पिछले 3 ट्रायल की पूरी हिस्ट्री दे दी आपको, और चौथे ट्रायल के लास्ट 2 टॉस में सबसे ज्यादा क्या होने के चांसेस है एबीसीडी में से। देखिए दोस्तों, दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, दिस इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट। तो पहले 3 बारी क्या हुआ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज एन इंडिपेंडेंट इवेंट, इट मेक्स नो डिफरेंस कि आगे क्या हुआ था। समझे? हमें सिर्फ ये देखना है कि लास्ट के 2 टॉस दिए हैं हमको, तो इसमें क्या हो सकता है। पहली 22 टॉसेस में क्या हुआ, पहले 3 सेट में 3 बार हेड है, 3 बार टेल्स है। पहले 3 सेट में हर जगह पे एंड में HT आ रहा है। ये सारी चीजें बेकार है। इंडिपेंडेंट अनबायस्ड कॉइन है, इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो सिंपली ये इतना बड़ा क्वेश्चन जो लिखा है उसका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, अगर 2 टॉस किए तो उसमें ये 4 ऑप्शन में से क्या आएगा। ऑप्शन ए है 2 टेल्स विल अकर, ऑप्शन ए बोल रहा है कि 2 टेल्स, तो ऑप्शन ए के चांसेस हो गए 1/4 2 टेल्स। हमने कॉइन्स किया ना प्रोबेबिलिटी में, ओके। ऑप्शन बी के चांस हो गए 1 हेड एंड 1 टेल विल अकर, तो HT एंड TH, तो इसके चांसेस है 1/2। ऑप्शन सी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2 हेड्स विल अकर 1/4। ऑप्शन डी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 हेड्स फॉलोड बाय 1 टेल, तो ओनली दिस केस, तो इट विल ऑल्सो बी 1/4। सो ऑप्शन बी हैज द हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी। बस इतना सा क्वेश्चन था। आगे के 22 टॉसेस में क्या हुआ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। समझे?